नमस्ते दोस्तों। हमारा प्रकाश नामक चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने दर्पणों के बारे में अध्ययन शुरू किया है पिछली क्लास में, और पीछे वाली क्लास में हमने समतल दर्पण को पढ़ लिया है। अब इस क्लास में गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। देखिए, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक हिस्से पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल प्रकार का और दूसरा उत्तल प्रकार का। और जो आपका अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका उभरे हुए भाग पर या उभरे हुए भाग पर क्या कर दे, पॉलिश कर दे तथा दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो उस दर्पण को या इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब एक बार समझ लें, ये जो इस पेज के अंदर जो आपके पीडीएफ के अंदर क्या दे रखा है उसको समझा रहा हूँ। देखिए, ये क्या हो गया, आपकी एक खोखली वस्तु हो गई, गोलाकार खोखली वस्तु। अब इसको हम यहाँ से दो भागों में काट लेते हैं। क्या कर लिया, यहाँ से इसको दो भागों में काट देते हैं। तो इस प्रकार काटने पर अब इस पर एक तरफ क्या करें, इसके देखो इस तरफ हमने बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर क्या कर दी, पॉलिश। तो इस प्रकार का बना दर्पण कौन सा हुआ, आपका अवतल दर्पण। यह कौन सा हो गई, पॉलिश। कौन सी हो गई, पॉलिश बाहर की ओर। और दसवां भाग क्या हो गया, एक परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का विपरीत है, अर्थात इसका कहने का मतलब है उभरे हुए भाग पर क्या कर दे, पॉलिश। तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा, जो इसका धसा हुआ भाग, कौन सा, धसे हुए भाग पर पॉलिश करें तो बने हुए दर्पण को हम क्या कहेंगे, फिर क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए, ये धसा हुआ भाग है, इस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश। तो अब ये बना जो दर्पण है वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। यही लिखा हुआ है आपके नोट्सों के अंदर। देखिए, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ भाग कार्य करे। देखो, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये किसका है, परावर्तक पृष्ठ। दसवां भाग किसका, पर पॉलिश है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा, जैसे चम्मच का पीछे का भाग, किसका, चम्मच का पीछे का भाग, इसमें प्रकाश बाहर की उभरी हुई सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक है, आइए आगे। और इन दोनों दर्पणों को याद करने के लिए देखिए, आप केवल एक चीज और याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो हाथ होता है, हाथ के बाहर की ओर देखिए, ये क्या हो गई, हमारी अंगुली। और ये हमारा इस प्रकार से क्या बन गया, हाथ बन गया। देखो, इस प्रकार से क्या बना दिया हमने, हाथ बना दिया। यहाँ से इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये हाथ बन गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए, हाथ की जो अंगुली के पीछे की ओर जो आप देखते हैं गहरा रंग का भाग है, ठीक है, ये काले रंग का दिखाई देता है कुछ, तो वो भाग कौन सा हो गया, पॉलिश। कौन सा भाग हो गया, पॉलिश। ठीक है, और अंदर की ओर कुछ चमकदार भाग है, चमकदार भाग है, वो क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, या चमकदार की जगह पर हम क्या बोलते हैं, हमारे हाथ का गोरे रंग का भाग,
वो किसका होगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार की बनी हुई आकृति हमारे हाथ की कौन से दर्पण को दर्शाती है, यह आपको दर्शाती है उत्तल 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 दर्पण होगा या अवतल दर्पण। अब आप बताइए इसमें उत्तल होगा या अवतल। ये देखिए अंदर की ओर क्या है, धसा हुआ है, और बाहर की ओर पॉलिश है, इसलिए इस पर कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल। और अगर इसके विपरीत कर दें हाथ को तो कौन सा आ जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। कौन सा आ जाएगा, उत्तल दर्पण, याद रखना। ठीक है, आगे चलें। देखिए अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए द्वारक, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहेंगे, दर्पण का वह गोलाकार हिस्सा जहां से प्रकाश टकराता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, द्वारक। देखिए ये क्या हो गया, आपका एक दर्पण हो गया, कौन सा, एक अवतल दर्पण। अब कौन सा है, अवतल। तो ये वाला देखो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाला कौन सा क्या कहलाएगा, द्वारक, या ये लंबाई क्या हो जाएगी, द्वारक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्रुव किसे कहते हैं, जो इस दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है, ध्रुव। इसे किससे दर्शाते हैं, पी से, याद रखना। अब दूसरी बात आती है फिर अगले, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे सी से दर्शाएंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इस खोखले गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाते हैं। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इस पी बिंदु से अर्थात ध्रुव से या प्रकाशी केंद्र से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है, काल्पनिक रेखा। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया, दर्पण, ये पी बिंदु है, यहाँ से हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखिए अगली परिभाषा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या हो रहा, हाँ अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जो आपका अभी हमने बात की, ये क्या हो गया, पी, पी क्या, ध्रुव, और ये क्या है आपका सी। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, आर, और आर के आधी दूरी क्या होती है, एफ। क्या होती है, एफ। ये एक तो परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी कौन सी होगी, इसके आधी। तो इसके आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे एक बिंदु से दर्शाएंगे तो वो क्या होगी, एफ, फोकस बिंदु। अब देखिए फोकस बिंदु कहते किसे, दूसरी परिभाषा देखिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, याद रखना। और इस फोकस बिंदु और पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, सॉरी फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ये वाली दूरी कौन सी हो गई, फोकस दूरी, जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं, देखो ये वाली दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी, पी और एफ के मध्य की दूरी। ठीक है, और फोकस बिंदु क्या हो गई, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण आती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए एक इसमें आपको मुख्य रूप से एक नोट याद रखना है, अभी इनको पढ़ के बता दूं है क्या। इस प्रश्न पर देखिए क्या लिखा हुआ, समझ में आ गया होगा, जो पीडीएफ के अंदर लिखा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार पीडीएफ के अंदर जो लिखा है वो और एक बार देख लें क्या लिखा हुआ। देखिए मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अवतल दर्पण के में फोकस दर्पण के सामने होता है, अर्थात फोकस बिंदु कहाँ पर होगा, देखो अवतल दर्पण
तो इसके देखो अवतल दर्पण, इसमें यहाँ पर इस तरफ होगा एफ बिंदु, और लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसके इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ पर होगा, इधर होगा एफ बिंदु, और यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ होगा इधर वाला। ये वाला कौन सा होगा, परावर्तक पृष्ठ, और लेकिन इसका जो आपके फोकस बिंदु होगी ये पीछे की ओर होगी। ठीक है, आइए अब देखिए, अब वो मुख्य बात यहाँ पर दूसरी क्या याद रखनी है, देखो फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी किसे कहेंगे, अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए इसमें सूत्र, इसमें संबंध क्या है, संबंध देखिए आर जो एफ होता है, ठीक है, आर का आधा होता है, आर क्या है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमेशा हमेशा किसकी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, किसकी किसकी आधी होगी, एफ क्या होगा, एफ क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। याद रखना ये सूत्र, ये संबंध याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखोगे वक्रता त्रिज्या की आधी कौन होती है, फोकस दूरी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये संबंध लिखा हुआ, अच्छी तरह याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए इससे आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वक्रता त्रिज्या का मान, वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर दे रखा है, कितनी, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, क्या, आर का मान आप देखो, आर का मान प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो आपको पूछ रहा है भाई स्मॉल एफ कितना है, तो हमारे पास सूत्र है एफ बराबर आर बटे 2, यही है ना, यही है। तो इसमें एफ आर का मान कितना दे रखा है, 20 रख दो बटे 2, तो दो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटी, अर्थात एफ फोकस दूरी होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चले आगे देखिए, अब बात करते हैं इसमें कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी। दर्पण को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी। देखिए कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले एक वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, हमारे चैनल पर वो है, उस वीडियो के अंदर देख लें। कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है, दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग तरीके से आपको कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, इसलिए पीछे वाले वीडियो देख ले, यहाँ पर केवल आपको नोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है, वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसको वापस आप एक बार पढ़ लें तो आराम से याद हो जाएगा, एक बार उन वीडियो को देख लेना। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए इसमें देखिए सभी दूरियों की शुरुआत, सभी दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जो जितनी भी दूरियां होंगी, ठीक है, उनको किससे मापते हैं, पी से, अर्थात फोकस बिंदु से मापी जाएगी। ठीक है, चाहे वो दाएं तरफ हो, बाएं तरफ हो, या ऊपर हो या नीचे हो, सभी को किससे, पी से मापी जाती है। किरणों की दिशा, देखिए किरणों की दिशा किस तरफ होती है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ध्यान रखना, यदि आप कोई भी वस्तु रखते हो तो उसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ होगा, बाईं ओर, और बाईं ओर ही वस्तु रखी जाएगी। क्या रखी जाती है, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। अब देखिए दूरी के नियम, किस तरफ कौन सी दूरी प्लस होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी। ये देखिए ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां हमेशा कौन सी होगी, ऋणात्मक। देखो ये तरफ कौन सी है, बाईं तरफ, तो इस वाली दूरियां कैसी होंगी, माइनस। ऊपर वाली कैसी होंगी, धनात्मक। नीचे वाली कैसी होगी, ऋणात्मक। और दाएं तरफ वाली कैसी होंगी, कैसी होगी, धनात्मक। ऊपर वाली धनात्मक, बाएं तरफ वाली
ऋणात्मक, नीचे वाली ऋणात्मक, दाईं तरफ वाली धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखना। अब यही चीज आगे लिखी हुई है, देखिए ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है, दाईं तरफ वाली कौन सी, ये वाली धनात्मक, और बाईं तरफ वाली कौन सी, ये वाली ऋणात्मक। ठीक है, अब ऊंचाई देखिए, ये किस में ऊंचाई तो होगी धनात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई ऊंचाई कैसी होती है, धनात्मक, और नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई कैसी होती है, ऋणात्मक। देखो ये वाली कैसी होगी, ऋणात्मक, ये धनात्मक। ठीक है, आइए सॉरी सॉरी सॉरी, गले में प्रॉब्लम हो गई। चलिए देखिए इसमें क्या है, दर्पण के लिए विशेष नियम। देखिए अवतल दर्पण के लिए, देखिए अवतल दर्पण की इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, देखिए इस प्रकार से दर्पण, जो आपका अवतल दर्पण इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो अब बताइए जो इस बाईं तरफ वाली दूरियां कैसी थी, ऋणात्मक, तो बताइए फोकस फोकस दूरी इधर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर सी बिंदु, यही तो होगा। तो सी और पी के मध्य की दूरी कौन सी थी, आर। देखिए आर आ गई, ये वाली, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक। अब देखिए पी और एफ के मध्य की दूरी कौन सी है, स्मॉल एफ, ये कैसी होती है, ऋणात्मक। देखिए ये वाली आ गई। तो याद रखना ये दोनों दूरियां एफ, स्मॉल एफ और आर, ये दोनों मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक। अब दूसरी दर्पण में बात करें तो कौन सा दर्पण, आइए कौन से दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। देखिए ये आपका कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। ये हमने रख दी क्या, वस्तु। तो यहाँ पर आपने वस्तु रखी है, तो इस तरफ का मान तो क्या होगा, ऋणात्मक, लेकिन इसकी एफ एफ बिंदु, ठीक है, और सी बिंदु इधर है। देखिए वक्र फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र इधर है, तो दाईं तरफ होने से ये मान कैसे होंगे, धनात्मक। और हम जानते हैं पी और एफ, पी देखो ये वाला पी और एफ के मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ, अर्थात फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और पी और सी के मध्य की दूरी क्या होती है, आर, तो ये भी कैसे होगी, धनात्मक। आर भी क्या होता है, धनात्मक होता है। देखो यही आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। देखिए देखना, देखिए यहाँ पर इसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, ये चीज देख ले। अब देखिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु बिंब की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा किस तरफ रखी जाएगी, बाईं तरफ। कैसे, कोई सा भी दर्पण ले लेना, दोनों दर्पणों में भी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, बाईं तरफ। देख लो दोनों दर्पणों में, ये तो कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण में भी यहाँ पर रखी जाएगी वस्तु। तो ये दोनों भाग कौन से होगी, बाईं तरफ वाले कैसे होते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां ये देखते हैं। देखिए इसमें पहले वो रखी वस्तु की स्थिति दर्शा रही है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए सबसे पहले वस्तु कहाँ पर रखी गई, अनंत पर, और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर। और आकार में कैसे होगा, छोटा होता है। प्रतिबिंब कैसे होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति देखो, सी के पीछे रखी जाती है, किसके मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ और सी के मध्य बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरी स्थिति के अंदर हम क्या रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। और इनका आकार क्या होता है, बराबर, वास्तविक होगा और उल्टा होता है। ठीक है, अब तीनों स्थितियों को मैं एक बार आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए तीनों स्थितियों को, फिर आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक
ये आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी कौन सा, अवतल दर्पण। यहाँ से P बिंदु हो गई और यहाँ पर हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, यहाँ पर A बिंदु हो गई, ये C बिंदु हो गई, ये अनंत हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले वस्तु कहाँ पर गई है, अनंत पर, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर A बिंदु का, और कैसे बनेगा, बिंदुवत। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से, तो ये बिंदुवत हो जाएगा। तो याद रखना ये भाग। अब दूसरी स्थिति के अंदर देखें, दूसरी स्थिति आपको ये वाली क्या दे रखी है, देखें दूसरी स्थिति के अंदर हमने ये रख दिया, क्या बना लिया, कौन सा दर्पण, कौन सा बनाया, अवतल दर्पण। अब ये बिंदु कौन सी होगी, P, और ये वाली F, और ये वाली C, और ये वाली अनंत। अब यहाँ पर वस्तु रखी है, पहली स्थिति में यहाँ पर रखी थी अनंत पर, अब कौन सी, अनंत और C के मध्य रख दी, तो प्रतिबिंब C और F के मध्य बन गया इस प्रकार से। तो वस्तु कैसी हो गई, सीधी, प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा, और वह आकार देखिए इसका कैसा होगा, छोटा, वस्तु क्या होगी, बड़ी, और कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए दो स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति और समझ ले लास्ट। देखिए ये वाली, इस प्रकार से हमने ये दर्पण रख दिया। अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, देखो ये वाली बिंदु P, ये F और ये वाली C। अब वस्तु को कहाँ पर रख दिया, C पर, तो और प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा, C पर। वस्तु किस पर रखी, C पर, और प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। और कैसा होगा, देखो इन दोनों का आकार क्या होगा, बराबर, और कैसा प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वक्रता के अंदर ही बनता है। चले आगे, अगली स्थिति। अब देखिए जो अब अगली स्थिति में क्या रखा है, देखिए पढ़िए, जब वस्तु को कहाँ पर रखें, वक्रता के अंदर और फोकस बिंदु के मध्य रखी जाती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य बनता है। और कैसा होगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, और वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, और अगली स्थिति, पांचवी स्थिति होगी, जब वस्तु को हम किसी पर रखते हैं, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनता है, और वास्तविक और उल्टा होगा। और लास्ट स्थिति, छठवीं स्थिति, जब हम वस्तु को P और F के मध्य रखते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, अब तीनों स्थितियों को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखिए देखिए ये आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, आपके F बिंदु, ये क्या हो गई, C बिंदु। अब देखिए यहाँ पर वस्तु रख दी गई, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, आइए अगली स्थिति में फिर, अब वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, इस F बिंदु पर, कहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर F बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनता है, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, ये वाली बिंदु कौन सी होगी, यहाँ पर बनेगा, बड़ा बनेगा। और लास्ट स्थिति कौन सी आएगी फिर, देखें देखिए लास्ट स्थिति के अंदर ये आपका अवतल दर्पण P, यहाँ पर कौन सी होगी P, और ये वाली बिंदु कौन सी होगी R, इन दोनों के मध्य रखी गई। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस तरफ दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनता है। ठीक है, और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। ये वाली स्थितियां हो गई आपकी पूरी। अब देखिए क्या पढ़ेंगे इस लास्ट, इस अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग किस किस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिए सबसे पहले किस में किया जाता है, टॉर्च, किसमें, टॉर्च में, सैटेलाइट
गाड़ियों के हेडलाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला सेविंग दर्पण, जो चेहरा देखने में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला दांतों के डॉक्टर, ठीक है, दांतों के डॉक्टर भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे आप चेहरे के अंदर दांतों को बड़े आकार में देखा जा सकता है इससे। और सौर कुकर और सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट डिश एंटीना, ठीक है, सैटेलाइट सिग्नलों को एक जगह पर एकत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। देखिए इसकी केवल दो स्थितियां हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या, जब वस्तु को हम कहाँ पर रखें, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। और कैसा बनता है, अब बिंदुवत बनता है। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि इसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, दर्पण के पीछे, इसलिए क्या होगा, आभासी और सीधे होते हैं। और एक दूसरी स्थिति बनती है, अनंत और ध्रुव के मध्य रखा जाता है। किसमें, अनंत और ध्रुव के मध्य वस्तु को रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पी और एफ के मध्य बनता है। और कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होता है। बस इतना याद रखना है। मुख्य रूप से आपको प्रतिबिंब की स्थितियां कौन सी याद रखनी है, केवल अवतल दर्पण वाली याद रखनी है। उत्तल दर्पण की इतनी नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखना। आज की क्लास में इतना ही है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।